दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में एक कहावत है, बोलियो और खोयो। उसका तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं हैं या लिख के अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं, दुनिया को आपके बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां हो सकती हैं। कुछ लोग आपको बहुत विद्वान समझने लगेंगे या कुछ लोग आपको एकदम अनजाना या मूर्ख भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी विषय पे अपने विचार व्यक्त करते हैं, लोगों की धारणाएं बदलने लगती हैं या और सुदृढ़ होने लगती हैं। यही स्थिति आज केजरीवाल साहब की है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल साहब ने एक चिट्ठी लिखी और केजरीवाल साहब अक्सर ये कहते रहे हैं, एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हुए, कि मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा राजनेता इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। और उन्होंने गंगानगर की अपनी रैली में इस बात को कहा कि आप इस बात का ध्यान रखें, मतलब वोटर्स को ये कहा कि आप किसी अनपढ़ आदमी को वोट ना दें। और मन से उन्होंने कहा, देखिए मैं आईआईटीएन हूं और आपको एक पढ़े लिखे इंसान को वोट देना चाहिए। इनडायरेक्टली उनका कहना यह था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आपको एक आईआईटीएन को चुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, समस्या तब होती है जब आईआईटीएन एक चिट्ठी लिखता है और वो भी पूरी तरह से गलत, टेक्निकली गलत, लीगली गलत, मिसलीडिंग। तो शक ये होने लगता है कि उस डिग्री का क्या फायदा जो भारत के संविधान को पढ़ने के बाद भी ना समझ सके, और जो वो चिट्ठी लिखे उसको खुद ये ना पता हो कि वो कहना क्या चाहता है। आइए आज उस चिट्ठी की चर्चा करते हैं। मैं आपके सामने केजरीवाल द्वारा लिखी गई चिट्ठी की लाइन बाय लाइन एनालिसिस करूंगा, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से देश में अपने आप को नेता जो स्थापित करना चाहते हैं, वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं या मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस अध्यादेश के लिए, ऑर्डिनेंस के लिए ये चिट्ठी लिखी गई है, वो ऑर्डिनेंस क्या कहता है जो बिल्कुल अलग है, और भारत का संविधान क्या बोलता है। आज मैं इन तीनों चीजों की चर्चा करूंगा, संविधान की व्याख्या को साथ में रखते हुए, ताकि आपको सच्चाई पता लगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक चिट्ठी लिखी गई थी 20/6/2023 को, मतलब 20 जून को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि क्या चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी थी या किसी से लिखवाई थी। अगर किसी से लिखवाई थी तो उसकी मानसिक क्षमता कितनी थी। अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद डिक्टेशन दी है तो ये उनके सामने है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्योंकि ये चिट्ठी चीफ मिनिस्टर ने खुद साइन की है, तो चाहे वो किसी और से लिखवाई हुई हो या उन्होंने खुद डिक्टेशन दिया हो, ये बताता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने, मिस्टर केजरीवाल ने, जिस चिट्ठी को साइन किया उसका जो कंटेंट है वो कितना सही है या गलत, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि चिट्ठी ये वास्तव में किसी ज्ञानी व्यक्ति ने लिखी थी या किसी टाइपिस्ट से टाइप करवाई गई है। ये चिट्ठी छपी या टाइप की गई है। मैं चिट्ठी का रेफरेंस नंबर कोट कर रहा हूं, 1 ब्रैकेट में 9/CMCO/2023। CMCO का मुझे जहां तक बात समझ में आती है, ये होगा चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस, मतलब उनके जो घर में कार्यालय है, ये चिट्ठी वहां टाइप हुई है। निश्चित रूप से कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर वहां नहीं होगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई और विद्वान लोग वहां नहीं होंगे। वहां पे उनका पर्सनल स्टाफ होगा, या तो कुछ उनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, या कोई पर्सनल स्टाफ होगा जो टाइपिंग वाइपिंग का ध्यान रखता होगा। और केजरीवाल साहब ने उसको डिक्टेशन दिया होगा कि आप इस तरह से चिट्ठी बना के लाइए और मैं उसको भेजूंगा। अब हम आते हैं चिट्ठी के कंटेंट में। तो ये बात तो समझ में आ गई कि ये चिट्ठी ऑफिस में नहीं बनाई गई, किसी पढ़े लिखे ने ड्राफ्ट नहीं करी है, ये केजरीवाल साहब का डिक्टेशन है। जब ये डिक्टेशन है तो इसको और क्रिटिकली हमें समझना पड़ेगा।
चिट्ठी किसको लिखी गई है, किसके नाम पे भेजी गई है, ये नहीं पता। ये ऐसे लगता है जैसे कि एक कॉमन चिट्ठी बनाई गई है और कई लोगों को भेजी गई होगी। तो कंटेंट तो है लेकिन एड्रेस नहीं है, और केजरीवाल साहब के सिग्नेचर भी है। इसका मतलब ये कॉमन चिट्ठी बहुत सारे नेताओं को भेजी गई होगी। चिट्ठी की शुरुआत होती है आदरणीय डैश 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 जी, आपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसका मतलब जो अपोजिशन लीडर्स हैं अदर देन कांग्रेस, ये उन लोगों को लिखी गई है जहां पे केजरीवाल साहब ने जाके सपोर्ट मांगा है। मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है। अब इस सेंटेंस को गौर करिएगा। केजरीवाल साहब का यह कहना है कि मैंने इसको बहुत गंभीरता से पढ़ा है, इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझा है। इसका मतलब यह है कि आगे जो इन्होंने लिखा है वो टेक्निकली सही होना चाहिए, अगर इनको सब्जेक्ट समझ में आया तो। लेकिन अब आगे क्या है, तब उससे आपको पता लगेगा वास्तव में केजरीवाल साहब ने सब्जेक्ट का अध्ययन किया है या ये भी विपक्षी नेताओं को भ्रमित करने की एक साजिश है। यह समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। कंकरेंट लिस्ट में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है, जैसे केंद्र सरकार ऐसा ही अध्यक्ष लाकर किसी भी पूर्ण राज्य से बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर से पूर्ण रूप से अधिकारी छीन सकती है। केजरीवाल साहब का यह कहना कि कंकरेंट लिस्ट में दिए गए जो विषय है उस पे अध्यादेश लाके केंद्र सरकार छीन सकती है। दोस्तों, भारत के संविधान में यह बहुत क्लियरली लिखा गया है, अगर मैं संविधान की बात करता हूं, कि कंकरेंट लिस्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अगर मैं आर्टिकल 246 पढ़ता हूं तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, nothing and notwithstanding anything in the clause 3, parliament and subject to clause 1, the legislature of any state also have power to make laws with respect to any of the matter enumerated in list 3 in the 7th schedule in this constitution referred to as the concurrent list। संविधान ये कहता है कि उसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपको अध्यादेश लाने की जरूरत क्या है? वो अधिकार तो संविधान ने आपको दे ही दिए। पहली बात, इसका मतलब केजरीवाल साहब ने संविधान को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। अगर उनके वकीलों ने उनको ये राय दी है तो केजरीवाल साहब को अपने वकीलों को बदल लेना चाहिए, क्योंकि शायद उनके वकील उनको मिसलीड कर रहे हैं। जब लिस्ट में ऑलरेडी कंकरेंट लिस्ट में आइटम है तो आप कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी बना सकती है, तो उसके लिए बदलने की क्या जरूरत है? ये बात, ये संविधान संशोधन करने की या ऑर्डिनेंस लाने की कोई जरूरत नहीं। पहला लीगल मुद्दा ये है कि केजरीवाल साहब को कंकरेंट लिस्ट का मतलब ही समझ में नहीं आया, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जो भारत सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई है वो कंकरेंट लिस्ट के लिए नहीं है, वो स्टेट लिस्ट के लिए। इसका मतलब केजरीवाल साहब ने ऑर्डिनेंस भी नहीं पढ़ा, और कंकरेंट लिस्ट की जगह जब वो स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट लिस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो 4 मुद्दे हैं उनमें 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड इश्यूज। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसके नियम केंद्र सरकार ही बनाएगी। सिर्फ एक मुद्दा था जहां पे कंफ्यूजन था, वो ये कि केंद्र सरकार की तरफ से एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है कि केंद्र सरकार या जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार क्या होगा। इसीलिए, क्योंकि वहां क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि निर्वाचित सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी, लेकिन एज पर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इस बात को समझना है दोस्तों। जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके आई है उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी व्याख्या पढ़नी चाहिए थी,
कहीं सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, इसलिए हम पार्लियामेंट के माध्यम से इसमें संशोधन कर रहे हैं और ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम भारत सरकार की जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो पार्लियामेंट के माध्यम से जो दिल्ली के लिए जो कानून बना है उसमें ये हम संशोधन कर रहे हैं कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और उस अथॉरिटी का मुखिया दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा। वो अथॉरिटी इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी नेता, खासकर मंत्री या मुख्यमंत्री, मनमर्जी से जब चाहे किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग ना करें। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि टीएसआर सुब्रमण्यम जो भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन मन मर्जी से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहते हैं। अगर अधिकारी को वो गलत काम करने के लिए कहते हैं और अधिकारी मना कर देता है तो उस अधिकारी को प्रताड़ित किया जाता है बाय गिविंग पोस्टिंग एंड ट्रांसफर टू ए अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो इस तरह का जो हस्तक्षेप है राजनीतिज्ञों का, वो ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसी को खराब करता है, जिससे राष्ट्र का भी नुकसान होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में यह कहा था कि ये बात सही है, इसीलिए हर राज्य में सिविल सर्विसेज बोर्ड बनेगा। वो सिविल सर्विसेज बोर्ड तय करेगा कि किस अधिकारी की पोस्टिंग होनी है या नहीं होनी है, और अगर उसकी पोस्टिंग एक बार हो जाती है तो 2 साल तक आप उसको हिला नहीं सकते। और अगर किसी कारण से मंत्री को, सेक्रेटरी को हटाना है अपने डिपार्टमेंट से, तो वो रिक्विजिशन सिविल सर्विसेज बोर्ड पे जाएगी, वहां उस पे चिंतन होगा, और अगर बोर्ड को लगता है कि नहीं ये रिक्वेस्ट ठीक है तो कंसीडर की जाएगी, नहीं तो नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि मंत्री अपनी मनमर्जी से सेक्रेटरी नहीं बदल सकते। अगर कोई मंत्री किसी सेक्रेटरी को करप्शन के लिए मजबूर करता है और अधिकारी मना कर देता है, और अगर मान लीजिए ये खुली छूट मंत्रियों को दे दी जाए, तो वो सेक्रेटरीज को निकाल देंगे और अपने चहते सेक्रेटरीज को ला के बैठा देंगे और देश में लूट मच सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया। उसी तर्ज पे, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और इस जो स्टेट लिस्ट थी उसमें आइटम नंबर 41 में ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रावधान है, खासकर पब्लिक कमीशन के माध्यम से स्टेट और यूनियन पब्लिक कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्लैरिटी के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया कि दिल्ली स्टेट के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग देखेगी और उसका जो चेयरमैन होगा वो मुख्यमंत्री होगा। लेकिन केजरीवाल साहब को वो भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ उसमें चीफ सेक्रेटरी भी होगा और उसमें होम सेक्रेटरी भी होगा, क्योंकि होम सेक्रेटरी दिल्ली की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से तालमेल रखता है। जैसा कहा गया कि दिल्ली अपने आप में राष्ट्रीय राजधानी है, तो उसका पूरा चार्ज राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता। कारण बहुत सिंपल है, ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री रहते हैं, संसद है, विदेशी मेहमान आते रहते हैं, एम्बेसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं, सारे लोग दिल्ली में रहते हैं। तो क्या वो सारे दिल्ली के सीएम के इंस्ट्रक्शन पे चलेंगे? उनकी सुरक्षा, उनके लिए जो इंतजाम करने होंगे, क्या उसके लिए दिल्ली के सीएम से परमिशन लेनी होगी? ये दुनिया में कहीं नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली का सीएम एक नॉर्मल चीफ मिनिस्टर से भी जूनियर है। ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन केजरीवाल साहब की यह जिद थी कि नहीं, वो अधिकार मेरे पास होने चाहिए, जो कहीं नहीं होता है। इस क्लैरिटी के लिए, इस क्लैरिफिकेशन के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। तो ये बात तो समझ में आती है कि जो ऑर्डिनेंस है वो स्टेट लिस्ट में है, और जो केजरीवाल साहब विपक्षी दलों को चिट्ठी लिख रहे हैं वो कंकरेंट लिस्ट की लिख रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या विपक्षी दल में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, क्या वो सब इतने अज्ञानी हैं कि केजरीवाल साहब के बहकावे में आ जाएंगे? या केजरीवाल साहब का ये कहना कि मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है सब्जेक्ट का और मैं जो कह रहा हूं उसको मानो, तो क्या विपक्षी दलों को केजरीवाल साहब की बात को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए? ये बात
विपक्षी दलों को सोचनी होगी, क्योंकि इसका कोई तथ्य सामने नहीं आ रहा है। आगे चलते, यदि केंद्र सरकार इस प्रयोग में सफल हो जाती है तो फिर वो एक एक करके सभी गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश जारी करके कंकरेंट लिस्ट में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकारी छीन लेगी। केजरीवाल साहब को क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? और अगर अधिकारी छीन भी लेगी तो क्या फर्क पड़ता है? आप दूसरे अधिकारी अपॉइंट कर लीजिए, आपके पास स्टेट सर्विसेज भी हैं, ये तो बहुत अच्छा होगा। राज्य के अधिकारी तो चाहेंगे कि जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स आते हैं केंद्र सरकार की तरफ से डेप्यूटेशन पे, अगर वो वापस अपनी दिल्ली चले जाते हैं तो उनके लिए पोजीशंस खाली होंगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत कहां है? दिक्कत केजरीवाल को यह लगती है कि अगर अधिकारी उनके हाथों की कठपुतली नहीं है तो वो अधिकारी नहीं चाहिए, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का हो या वो यूनियन सर्विसेज का। प्रॉब्लम ये है, केजरीवाल साहब को देश के जो संसाधन है, टैक्स पेयर का जो पैसा है, वो अपनी मस्ती के लिए चाहिए। दिक्कत इस बात की है कि जब अधिकारी कानून पे फॉलो करके काम करते हैं तो केजरीवाल साहब की मनमर्जी नहीं चलती है, क्योंकि उन्होंने तो विधानसभा में खड़े होकर कहा है कि दिल्ली के राजा हम हैं, एलजी कौन होता है, एलजी को किसने हमारे पे थोप दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली का कानून में नहीं पढ़ा कि एलजी की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आप पे थोपा नहीं गया है, ये कानूनी प्रावधान है। और अगर आपको लगता है कि आपको एलजी के अंडर काम नहीं करना है तो आप रिजाइन कर सकते हैं, कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा। जिसको कानून के हिसाब से काम करना है उसको करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कानून आपकी फ्रीडम में खलल डालते हैं और आप इस माहौल में काम नहीं कर सकते तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि देश का संविधान और कानून सब इल्लीगल है क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं बने हुए। ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी पार्टियां और सभी लोग मिलकर इसे किसी भी हालत में संसद में पास ना होने दें। ये केजरीवाल साहब की दिली इच्छा है। अब सवाल ये है कि संसद में तो ये पास हो जाएगा। कारण बहुत सिंपल है, कांग्रेस अगर वॉकआउट कर जाती है राज्यसभा से तो ये पास हो जाएगा। बीजेपी सरकार को सिर्फ राज्यसभा में 10 सीट चाहिए, 10 वोट चाहिए, और कोई भी उनकी एफिलिएटेड पार्टी साथ दे देगी, काम हो जाएगा। या उनमें से कोई भी बड़ा अपोजिशन दल वॉकआउट कर जाएगा तो बिल पास हो जाएगा। लोकसभा में प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है और कांग्रेस वॉकआउट नहीं करती है और अगर ये बिल लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो राष्ट्रपति महोदय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुला सकते हैं और उसमें बिल आसानी से पास हो जाएगा। तो केजरीवाल साहब एक इमोशनल कार्ड विपक्ष को यह दिखा रहे हैं कि अगर हम एकजुट हो जाते हैं तो राज्यसभा में हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि केजरीवाल साहब की नजर है विपक्षी वोटों पर। इससे केजरीवाल साहब को लेजिटिमेसी मिल जाएगी और देखिएगा वो आने वाले दिनों में हर राज्य में जाके ये कहेंगे कि हम आपके यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप तालमेल के लिए हमें कुछ सीटें दे दो, नहीं तो हम सब पे लड़ेंगे। वो धमकाएंगे रीजनल और कांग्रेस को, रीजनल पार्टीज को और कांग्रेस को कि देखिए हम तो आपकी हर लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे, आप चाहते हैं कि हम यहाँ चुनाव ना लड़ें तो हम एक तालमेल कर लेते हैं, अगर आपके यहाँ 40 सीटें हैं तो आप हमें 10 दे दीजिए, 30 पे आप लड़ लीजिए। वो बार्गेनिंग करेंगे। ये बात विपक्षी दलों को समझनी होगी कि केजरीवाल की ग्रोथ आप ही की कीमत पे होगी, क्योंकि बीजेपी का वोटर तो केजरीवाल को वोट देगा नहीं। अगर केजरीवाल को ग्रो करना है तो या तो वो कांग्रेस की सीट काटेंगे या ऑपोजिशन की सीट काटेंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब के दिल में एक बहुत बड़ी तमन्ना है कि 2024 में किसी तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनकी पार्टी का बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि बाकी जितने छोटे राज्य के जो रीजनल पार्टीज हैं उनका एस्पिरेशन सिर्फ उनकी स्टेट तक का है। कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से हालात हैं, केजरीवाल साहब को लगता है कि अगर वो कांग्रेस का अल्टरनेट देश में बनते हैं तो जनता और मुस्लिम वोट और जो फ्री बिजली पानी के लालच में केजरीवाल को वोट दे देंगे,
इससे उनको अगर 150 सीटें भी मिल जाती हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है, मैं कह रहा हूं अगर 50 सीटें भी मिल जाती हैं तो वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बनने की क्षमता में आ जाएंगे। ये उनकी दिली इच्छा है 2024 को लेके, क्योंकि उनको कांग्रेस को हटा के अपनी जगह बनानी है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों से इसलिए सपोर्ट मांग रहे हैं ताकि उनको भी पता है कि विपक्ष इनका सपोर्ट नहीं करेगा, और जब विपक्ष सपोर्ट नहीं करेगा तो इनके पास एक रीजन हो जाएगा हर राज्य में अपना कैंडिडेट खड़ा करने का, कि जब मैंने आपसे सहायता मांगी थी आपने सहायता नहीं दी, अब आप मेरे को कैसे रोक सकते हो, अब मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो ये अपनी जो दिली इच्छा है उसको लेजिटिमेट करने के लिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, जिसकी आखिरी लाइन उन्होंने ये लिखी है कि अगर दिल्ली में अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। ये एक ब्लैकमेलिंग है। फिर दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उन पे कोई पावर नहीं होगी, जबकि हकीकत ये है कि सिर्फ 4 प्रावधान केंद्र सरकार ने लिए हैं, बाकी सारे दिल्ली सरकार के पास है। और दिल्ली सरकार में उन्होंने क्या काम किया है ये आप देख सकते हो। जितने डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास थे सब में घोटालों की खबर आ रही, सब में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही। ये है इनका दिल्ली मॉडल। फिर एलजी के जरिए केंद्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी, चाहे लोग किसी भी पार्टी की सरकार को चुने, और दिल्ली के बाद एक एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। ये केजरीवाल साहब ने एक भूत बना के सबके सामने पेश किया है कि आप डरो, क्योंकि मैं डर रहा हूं, अब आप भी डरो। ये है उनका सोच। लेकिन सोच इस बात को लेके है कि 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है। मेरा आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में न हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो। और केजरीवाल साहब को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कबाब में हड्डी का काम किया है। इससे विपक्षी दल एक नहीं होंगे, और जब विपक्षी दल एक नहीं होंगे इसका मतलब सीटों का तालमेल नहीं हो सकता। इससे केजरीवाल को पूरी खुली छूट मिल जाएगी कि हर विपक्षी दल के आगे अपना कैंडिडेट खड़ा करें। और जब आप हर विपक्षी दल के आगे अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हो तो आपके पास बार्गेनिंग पावर आती है। तो आप हर स्टेट में कहोगे ठीक है मैं अपना कैंडिडेट हटा रहा हूं, मैं 2 हटाता हूं, आप 1 सीट मुझे दे दो, और इनडायरेक्टली केजरीवाल हर राज्य में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। ये है केजरीवाल की रणनीति, ये चिट्ठी लिखने के कारण। क्या विपक्षी दल इस ट्रैप में फंसेंगे, या विपक्षी दलों को कह देना चाहिए केजरीवाल को कि हम आपको नहीं बुला रहे हैं, हम इस मांग से नहीं हो सकते, एजेंडा बहुत अलग है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का, इंडिविजुअल स्टेट्स की हम प्रॉब्लम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या विपक्षी दल इस बात को कह पाएंगे या केजरीवाल के ट्रैक में फंस जाएंगे? ये दुविधा विपक्षी दलों को समझनी होगी। अगर विपक्षी दल इस बात को नहीं समझ रहे हैं और केजरीवाल के ट्रैप में फंस रहे हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि हर राज्य में लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 कैंडिडेट होंगे। एक बीजेपी का, एक कांग्रेस या उनके एलाइज का, एक आम आदमी पार्टी का, और एक रीजनल पार्टी या निर्दलीय। ये 3 से 4 धुरी का इलेक्शन बन जाएगा। और केजरीवाल की उम्मीद ये है कि अगर उनको 15-20 सीटें भी मिल जाती हैं तो उनका खाता खुल जाता है। ये उनकी सक्सेस है। ये एक रणनीति के तहत लिखा गया चिट्ठी है, इसीलिए इस चिट्ठी का विश्लेषण जरूरी था। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। इस पे आप अपने कमेंट लिखिए कि क्या केजरीवाल की ये चाल सही है, क्या केजरीवाल इससे अपनी अगली रणनीति के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें उनको विपक्षी एकता नहीं चाहिए ताकि वो अपनी मनमर्जी से खेल सकें, या वो विपक्षी एकता को बांधना चाहते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिलहाल वंदे मातरम।